हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस सेशन में हमने कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया था, जिसमें आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था मैंने, एंड फिर कूलम्ब्स फोर्स भी देखा था। फिर हम लोगों ने नेचर ऑफ कूलम्ब्स फोर्स के बारे में बात किया था। सो आई होप कि प्रीवियस सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अब आज के इस सेशन में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो स्टूडेंट भी इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम, या आप इसे सिंपली ये भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। या तो सिंपल परमिटिविटी बोलिए या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द एयर। ओके, चलिए माय डियर, लेकिन ये डिस्कस करने से पहले आप लोग ये समझिए कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं माय डियर। ध्यान देंगे आप लोग। we know that SI unit of charge is 1 coulomb। ओके, ये आपने पढ़ा है, लेकिन इस चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होगा? आइए देखिए माय डियर, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या शॉर्ट में आप इसको 1 ESU बोल सकते हैं, 1 ESU ऑफ चार्ज, और 1 स्टैट कूलम्ब। बात समझ में आ रहा है? इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। यदि आपसे चार्ज का सीजीएस यूनिट पूछा जा रहा है माय डियर, तो आप याद रखेंगे चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसे हम शॉर्ट में 1 ESU बोलेंगे, या सिंपली आप 1 स्टैट कूलम्ब भी बोल सकते हैं, 1 स्टैट कूलम्ब। अगर आप 1 कूलम्ब बोल रहे हैं तो वो हो गया SI यूनिट चार्ज का, और यदि आप 1 स्टैट कूलम्ब बोल रहे हैं या 1 ESU बोल रहे हैं तो ये आपका चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां पर देखिए माय डियर, ध्यान से आपको देखना है। वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन SI। अगर SI में बात करेंगे, SI में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू कितना होता है? तो आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब लिखा हुआ है, दैट मीन्स SI में आप लिख रहे हैं। लेकिन यदि यही वैल्यू आपको सीजीएस में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे। वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस यूनिट, ये वैल्यू होता है माय डियर 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10। यहां तो कूलम्ब नहीं होगा क्योंकि आप सीजीएस में लिख रहे हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर या तो ESU लिखेंगे या तो स्टैट कूलम्ब लिखेंगे। ठीक है, स्टैट कूलम्ब।
ओके, तो ये वैल्यू माय डियर याद रखेंगे आप। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उसे आप यदि SI में लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है एंड यूनिट क्या होगा, कूलम्ब। बट यदि 1 इलेक्ट्रॉन पे आप चार्ज का वैल्यू लिख रहे हैं बट CGS में लिखना चाह रहे हैं तो वहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 एंड यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा माय डियर स्टैट कूलम्ब। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेम है, इस दोनों का वैल्यू सेम है इसका मतलब, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर ही हम लोग चार्ज का वैल्यू देख रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर ही हम लोग चार्ज का वैल्यू देख रहे हैं तो वैल्यू तो सेम होगा, चाहे आप उसको कूलम्ब में लिखिए चाहे आप स्टैट कूलम्ब में लिखिए, वैल्यू तो सेम होगा माय डियर। दैट मीन्स ये वैल्यू एंड ये वैल्यू दोनों सेम है। तो आइए हम लोग दोनों को इक्वेट करके देख लेते हैं। ओके, सो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, अगर कूलम्ब में लिखना चाह रहे हैं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब लिखेंगे, और यदि आप स्टैट कूलम्ब में लिखना चाह रहे हैं मतलब CGS में लिखना चाह रहे हैं तो आप ये लिखेंगे स्टैट कूलम्ब। ओके, चलिए माय डियर, अब यहां से देखिए चूंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो यहां से यदि आप 1 कूलम्ब का वैल्यू निकालना चाहें तो ये पूरा टर्म यहां नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 स्टैट कूलम्ब। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा और यहाँ पर 10 टू द पावर -10 है, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा माय डियर, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। सो 1 कूलम्ब विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम्ब। ये वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे माय डियर। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम्ब। स्टैट कूलम्ब क्या है, तो चार्ज का ही यूनिट है बट CGS में। कूलम्ब क्या है, कूलम्ब आपका SI यूनिट है चार्ज का। ओके, तो ये सभी पॉइंट आप प्लीज याद रखेंगे। चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा। चलिए माय डियर बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा चार्ज का CGS यूनिट क्या है, 1 ESU या 1 स्टैट कूलम्ब। तो बस आप आसानी से परमिटिविटी का भी यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, यदि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या बात किया जाए, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का यदि बात किया जाए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं सिंपली परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, या आप इसे सिंपली परमिटिविटी बोल सकते हैं, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट जो इसको आप बोलेंगे वो क्या है, वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस सॉरी फ्री स्पेस। ओके, चलिए देखिए माय डियर, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो इसका एसआई यूनिट जो होगा माय डियर फ्रेंड, वो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट होता है। आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में हमने एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताया था आपको, तो यही है इसका एसआई यूनिट। लेकिन इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? अगर सीजीएस यूनिट के बारे में बात किया जाए तो देखिए माय डियर, एसआई यूनिट में चार्ज को हम कूलम्ब से लिखते हैं, तो कूलम्ब का स्क्वायर हो गया। लेकिन सीजीएस यूनिट में चार्ज को हम किससे लिखते हैं? तो सीजीएस यूनिट में चार्ज को हम लोग 1 ESU से लिखते हैं या 1 स्टैट कूलम्ब से लिखते हैं। तो आप यहां पर कूलम्ब के जगह पर क्या लिखेंगे? 1 ESU, दैट मीन्स ESU का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां पर न्यूटन है, तो एसआई में फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बट सीजीएस में फोर्स को आप किस में लिखेंगे? डाइन में। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? डाइन। यहां पर देखिए मीटर है, तो सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर। तो यही है माय डियर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अब इसका हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं माय डियर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, आइए देखते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है माय डियर। आप जानते हैं, वी नो दैट कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। ओके, चलिए माय डियर, तो यहां से आपको डायमेंशन किसका निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको आप यहां पर ले आइए और F को यहां पर ले आइए। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस तरह आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, आपको इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो यहां पर जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं सभी का डायमेंशन लिखिए, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो रिमेनिंग डायमेंशन होगा वही आपका इसका डायमेंशन होगा। तो आइए हम लोग सभी का डायमेंशन लिखते हैं। यहां पर चार्ज लिखा हुआ है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है माय डियर? आइए देख लेते हैं। आइए देखते हैं माय डियर। सिंस I इज इक्वल टू Q/T होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। सो यहां से आप बोल सकते हैं कि सर Q इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू T, यानी चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। अब देखिए, करंट का डायमेंशन हमें मालूम है, एम्पियर, ए, कैपिटल A, और ये क्या है? टाइम। टाइम का डायमेंशन हम जानते हैं कैपिटल T। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? A इंटू टी, A इंटू टी। तो यहां पर आप बस पुट कर देंगे। ऊपर में Q1 है, Q2 है, दोनों चार्ज ही है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? AT। इसका भी डायमेंशन क्या होगा? AT डिवाइड बाय, यहां पर देखिए F है, फोर्स, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो आप जानते हैं MLT-2। फिर यहां पर R स्क्वायर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर।
अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आप देखेंगे कि आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मिल जाएगा। तो यहां से देखिए माय डियर, इसे आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यहां से देखिए m L1 है और यहां पर L2 है, तो L3 हो जाएगा। सो m L3 t-2। अब इस पूरे को ऊपर लेके आ जाइए, तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो m-1, L ये वाला टर्म ऊपर आएगा तो L-3, t-2 ऊपर आएगा तो t2 हो जाएगा, t2 t2 t4, और यहां पर क्या है a स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड, यही आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और एनी मीडियम। देखिए जरूरी नहीं है कि ये डायमेंशन सिर्फ परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम के लिए है, कोई भी मीडियम हो, अगर एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस नहीं है, दूसरा कोई मीडियम है, तो मैंने बताया था कि उस टाइम हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में यहां पर एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन। तो उस टाइम भी माय डियर एप्सिलॉन का भी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सेम रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये यूनिट एंड डायमेंशन सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का है, एप्सिलॉन का भी है। ठीक है, ये किसका है, एप्सिलॉन का भी है माय डियर। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एप्सिलॉन। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। ओके, अब हम लोग यहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके माय डियर, नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल के है आपका, ये आपका कैपिटल के है। एक के आपने और भी देखा था, ठीक है, जिस के को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जिसका वैल्यू आपने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो वो स्मॉल के है और ये क्या है, कैपिटल के है। ओके, तो देखिए माय डियर, वी नो दैट the electrostatic force or the Coulomb force between two point charge placed in air or vacuum or free space The Coulomb force between 2 point charge placed in air vacuum free space is, आप जानते हैं F is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। मतलब जब आप पॉइंट चार्ज को एयर में रख रहे हैं या वैक्यूम में रख रहे हैं, दो पॉइंट चार्ज को, तो उन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो इस मैग्नीट्यूड का काम करेगा।
तो इस फोर्स को सपोज आप एफ नॉट बोल दीजिए, एफ नॉट। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए, अब आप बोल रहे हैं कि सर ठीक है, हम लोग जब एयर में रखेंगे तो इतना फोर्स होगा। अब यदि हम इसी दोनों चार्ज को एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम रखेंगे, लेकिन इस दोनों चार्ज को उठाकर हम किसी दूसरे मीडियम में यदि रख आए, यदि यही दोनों चार्ज दूसरे मीडियम में हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम हो, तो कितना फोर्स होगा। ठीक है, when these point charges are placed in a medium other than air और वैक्यूम, मतलब एयर और वैक्यूम को छोड़ के किसी दूसरे मीडियम में यदि हम इसको रख देते हैं, देन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्ब फोर्स काम करेगा उसे आप Fm लिख दीजिए, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो उस टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और इस फोर्स को हम Fm से डिनोट कर रहे हैं, M फॉर मीडियम, मीडियम मीन्स अदर मीडियम। ओके, अगर एयर में रख रहे हैं तो यहाँ पर F नॉट, लेकिन अगर किसी और मीडियम में रख रहे हैं तो उस फोर्स को हम लोग वहाँ पर Fm से डिनोट करेंगे, और फिर यहाँ पर आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, एयर एंड वैक्यूम के अलावे किसी दूसरे मीडियम में, जिस मीडियम में आप रख रहे हैं, तो उस मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वही एप्सिलॉन है। ओके, चलिए माय डियर, अब क्या कीजिए, अब आप इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F नॉट बाय Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एंड Fm क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। this whole term will get cancelled out, 4 pi will also get cancelled out, so F naught by Fm will be equal to, देखिए एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, सो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, सो F नॉट बाय Fm इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब यहां से देखिए, ये एप्सिलॉन क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड दिस इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ओके, चलिए अब देखिए माय डियर, एंड यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, और इसी रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसी रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट मीन्स F नॉट बाई Fm which is equal to epsilon by epsilon naught, and this term is called as dielectric constant.
यहां पर के आप जो देख रहे हैं यही है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में यदि पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। या सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोलेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है, किसका रेशियो? तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। बात समझ में आ गया? ओके। फिर यदि आप फोर्स के रेशियो में भी बोलना चाहें तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर है? इट इज द रेशियो ऑफ कूलम्ब फोर्स, it is a ratio of Coulomb force when charges are placed in air to the Coulomb force when charges are placed in any medium। बात समझ में आ गया? तो यही था माय डियर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए माय डियर, तो अब यहां पर इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन लिख दिया जाए माय डियर। बस आप ध्यान देंगे। ओके चलिए माय डियर, सो यदि आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बोलना चाहें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसके बारे में डेफिनेशन क्या होगा माय डियर? इट इज द रेशियो ऑफ, it is a ratio of absolute electrical permittivity of the medium to the absolute electrical permittivity ऑफ एयर और वैक्यूम। बात समझ में आ गया? या आप इसे फोर्स के रेशियो में भी बोल सकते हैं, जो कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज the ratio of Coulomb force when charges are placed in air or vacuum, to the Coulomb force when charges are placed in a medium। बात समझ में आ गया? तो यही था माय डियर फ्रेंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड आई होप कि आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको तरीका यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। ओके, चलिए माय डियर, ओके।
पहला क्वेश्चन है टू पॉइंट चार्ज of magnitude 1 coulomb each are placed at 1 meter apart. Find the electrostatic force between them. Find the electrostatic force between them. देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है माय डियर। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है एंड दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब है और ये दोनों पॉइंट चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो बताइए दोनों के बीच में कितना फोर्स काम करेगा। मतलब देखिए एक पॉइंट चार्ज यहां पर है और एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए यहां पर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ओके, फिर देखिए यहां पर दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब है, ये भी 1 कूलम्ब है, तो इसे आप Q1 बोलते हैं एंड इसे आप Q2 बोलते हैं। मतलब Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है, 1 कूलम्ब है एंड दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। दैट मीन्स R इज इक्वल टू 1 मीटर है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देखिए तो वहां पर यह पता कीजिए कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है और फिर हमें निकालना क्या है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और वो 1 कूलम्ब के बराबर है और फिर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो R हमें दिया हुआ है 1 मीटर। देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपको F का वैल्यू पूछा जा रहा है। इस दोनों के बीच में कितना फोर्स काम करेगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें नेचर नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया है। ओके, तो F निकालना है। तो F कैसे निकालेंगे माय डियर, तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला है, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो फार्मूला हमें मिला है उस फार्मूला को डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए माय डियर। सो F इज इक्वल टू, आप लिखेंगे वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ओके, चलिए माय डियर, एंड इस टर्म का वैल्यू आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू मैंने कितना बताया था प्रीवियस सेशन में, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इसका यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यही बताया था मैंने। क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा उसी का रेसिप्रोकल आपका इस पूरे टर्म का यूनिट हो जाएगा। तो आइए यही वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। सो F विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अभी इस यूनिट को रहने दीजिए, हम लोग लास्ट में लिखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं। इनटू Q1 का वैल्यू 1 कूलम्ब, Q2 का वैल्यू 1 कूलम्ब, R का वैल्यू 1 मीटर। अब यहां पर यूनिट लिखिए। तो पहले सभी का मैग्नीट्यूड लिख लिया कीजिए और फिर उसका यूनिट यहां पर लिखिए साइड में। इस टर्म का यूनिट क्या है माय डियर, यहां पर लिखा हुआ है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इस 1 एंड इस 1 का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब इंटू कूलम्ब। ओके, और इस 1 का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया। चलिए देखिए, ये मीटर स्क्वायर कैंसल आउट, सी इंटू सी स्क्वायर कैंसल आउट। तो क्या बच रहा है हमें यहाँ पर, सिर्फ न्यूटन बच रहा है, तो हम सिर्फ न्यूटन लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9
न्यूटन। So F will be equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही शानदार एक कंक्लूजन बताने वाला हूं। एक कंक्लूजन यहां पर देखिए, ध्यान से देखना है माय डियर। अगर दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का हो, 1 कूलम्ब का हो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर हो, तो वहां पर फोर्स कितना काम करता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स काम करता है। मतलब ये चार्ज इतना फोर्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो यदि आपको 1 कूलम्ब का डेफिनेशन पूछा जाए, यदि आपको 1 कूलम्ब का डेफिनेशन पूछा जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये एक ऐसा चार्ज है जो इतना फोर्स, इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, जब वहां पर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा गया हो एंड दूसरा चार्ज भी 1 कूलम्ब के बराबर हो। यही आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिर से सुनिए। 1 कूलम्ब एक ऐसा चार्ज है जिस चार्ज पर, ठीक है, 1 कूलम्ब ऐसा चार्ज है जो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स फील करता है व्हेन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल चार्ज। अगर इक्वल चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया है 1 कूलम्ब का, तो ये 1 कूलम्ब चार्ज इतना फोर्स को फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। वही आपका क्या है? 1 कूलम्ब। दैट मीन्स, और फोर्स का वैल्यू क्या होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन होगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर, मैं यहां पर अब आपको 1 कूलम्ब का डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। So definition of 1 coulomb charge. Definition of 1 coulomb charge. 1 coulomb charge का डेफिनेशन क्या होगा माय डियर? ध्यान से देखेंगे। 1 coulomb charge is that charge which experience a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when kept at a distance of 1 meter from an equal charge. बात समझ में आ गया? तो यही आपका 1 कूलम्ब का डेफिनेशन है, 1 कूलम्ब चार्ज का। 1 कूलम्ब चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, लेकिन कब? तो जब उसे 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया हो। कहां से? तो फ्रॉम एन इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज मतलब 1 कूलम्ब चार्ज से ही, 1 कूलम्ब चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही दूसरा चार्ज है, और उस चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पर जब इस चार्ज को रखा जाएगा तो वो कितना फोर्स फील करेगा? इतना फोर्स को फील करेगा। तो यही डेफिनेशन हो गया माय डियर 1 कूलम्ब चार्ज का। ओके, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए माय डियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पॉइंट चार्ज of magnitude 3 microcoulomb and 6 microcoulomb are placed at a distance of 30 centimeter in air, then what will be the electrostatic force? What will be the electrostatic force between them? What will be the electrostatic force between them? ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बस इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर देखिए चार्ज माइक्रोकूलम में दिया हुआ है और डिस्टेंस भी देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं माय डियर, वो SI यूनिट में करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपको SI यूनिट में चेंज करके सॉल्व करना है। SI यूनिट में ही आपका यूनिट होना चाहिए, तो फिर वहाँ पर आपका मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को SI यूनिट में चेंज करना होगा। और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। मतलब इस माइक्रो कूलम्ब को कूलम्ब में चेंज करना होगा, इस माइक्रो कूलम्ब को भी कूलम्ब में चेंज करना होगा। ओके, फिर डिस्टेंस को हम लोग मीटर में लिखते हैं, बट ये सेंटीमीटर में है, तो इसे भी हम लोग चेंज कर लेंगे। ओके, तो देखिए माय डियर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। तो यहां पर क्या गिवन है? फर्स्ट चार्ज 3 माइक्रोकूलम्ब है, दैट मीन्स Q1 3 माइक्रोकूलम्ब है, 3 माइक्रोकूलम्ब। और इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं 3 माइक्रोकूलम्ब। ये आपका माइक्रो का साइन है, 3 माइक्रोकूलम्ब। और इसे आप क्या लिखेंगे? तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू माय डियर होता है 10 to the power -6 कूलम्ब। यानी 1 माइक्रोकूलम्ब बराबर क्या होगा? 10 to the power -6 कूलम्ब। तो देखिए ये कूलम्ब में चेंज हो चुका है। उसी तरह जो दूसरा चार्ज है वो कितना है माय डियर? 6 माइक्रोकूलम्ब। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 6 × 10 to the power -6 कूलम्ब। और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी R का वैल्यू हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको इसे मीटर में चेंज करना होगा, दैट मीन्स 0.3 मीटर। और आपसे दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम करेगा यही पूछा जा रहा है। ठीक है, बस हो गया। अब आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, बस आपको यहां पर यूनिट चेंज करना था। और अब आप जानते हैं कि हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे। वी नो दैट F is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिख दिया है कि एयर है, एयर में रखा गया है, तो मीडियम आपका एयर है। और फिर एयर के लिए परमिटिविटी को हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ओके, अगर कोई दूसरा मीडियम होता यहां पर, तो उस मीडियम में परमिटिविटी का क्या वैल्यू होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। बात समझ में आ गया? चलिए, इसका वैल्यू तो आप जानते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 × 10 to the power 9, यूनिट हम बगल में लिख लेंगे। Q1 का वैल्यू कितना है? Q1 का वैल्यू देखिए 3 × 10 to the power -6 इंटू Q2 का वैल्यू कितना है? 6 × 10 to the power -6 डिवाइड बाय R स्क्वायर।
आर कितना है 0.3, दैट मीन्स 0.3 इंटू 0.3। अब आप यूनिट चेक कर लीजिए कि यूनिट यहाँ पर सही है कि नहीं। तो देखिए माय डियर, ये जो टर्म आप देख रहे हैं वो ये वाला टर्म है, तो इसका यूनिट क्या होता है, तो आप जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपका Q1 है, Q2 है, कूलम्ब स्क्वायर। नीचे देखिए आर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। कैंसल आउट, तो क्या हो, ये हो गया, ये आपका न्यूटन हो गया। और ऐसे भी हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होना चाहिए। दैट मीन्स हम लोगों ने जो वैल्यू पुट किया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह आप यूनिट भी चेक कर लेंगे माय डियर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, 9 इंटू 3 इंटू 6, 9 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -12 डिवाइड बाय 0.3 इंटू 0.3। ये दोनों पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 6 3 जा 18, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 11 एंड यहाँ -12 है, दैट मीन्स 10 टू द पावर -1 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा 18/10 न्यूटन, दैट मीन्स 1.8 न्यूटन। तो देखिए फोर्स का वैल्यू क्या आ गया माय डियर, 1.8 न्यूटन आ गया। बात समझ में आ रहा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि क्या गिवन है और फिर हमें क्या निकालना है वो लिख लीजिए। और फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो उस टाइम यूनिट का ध्यान रखेंगे। जब भी आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए तो उसके बगल में या नीचे यूनिट चेक कर लीजिए कि हमें फाइनल यूनिट क्या मिलने वाला है और क्या वो फाइनल यूनिट सही है, तो वो आप चेक कर लेंगे। तो फिर वहाँ पर गलती होने का चांस माय डियर बहुत ही कम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। ओके आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the minimum electrostatic force, what will be the minimum electrostatic force between 2 point charge, what will be the minimum electrostatic force between the 2 point charge when charges are placed at a distance of 1 centimeter, देखिए माय डियर ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको यहां पर ध्यान देना है माय डियर। व्हाट विल बी द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कम से कम फोर्स बताइए, मैक्सिमम फोर्स नहीं पूछ रहा है। व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स, कम से कम कितना फोर्स होगा किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, और यदि वो दोनों पॉइंट चार्ज 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है तो सबसे कम फोर्स बताइए। उससे कम नहीं होगा फोर्स, उससे ज़्यादा ही होगा, मतलब जो सबसे कम फोर्स वो फील करेगा ना, वो फोर्स का वैल्यू बताना है। ओके, तो देखिए माय डियर यहाँ पर आपको क्या गिवन है, तो सिर्फ डिस्टेंस गिवन है 1 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज कर दीजिए, 1 × 10⁻² मीटर।
और फिर आपको मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, मिनिमम फोर्स। बात समझ में आ गया? तो फिर आप सोचेंगे कि हम मिनिमम फोर्स कैसे निकालेंगे। फोर्स निकालने का तो फॉर्मूला में हमें Q1 भी चाहिए, Q2 भी चाहिए, बट इस क्वेश्चन में Q1 Q2 नहीं दिया हुआ है, तब हम कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए माय डियर, आपने पढ़ा है कूलम्स लॉ में, ध्यान दीजिए, वी नो दैट Coulomb force is directly proportional to the product of the charge. ये आपने पढ़ा है, ओके। एंड Coulomb force is inversely proportional to the square of distance between them. पढ़ा है आपने? ठीक। मतलब ये हुआ माय डियर, Coulomb फोर्स इसके कारण चेंज होगा, इसके कारण चेंज होगा, लेकिन माय डियर क्या यहां पर डिस्टेंस चेंज कर रहा है? नहीं, डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस तो हमें दे दिया है, तो फिर इसके साथ ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भूल जाइए, ये तो हमें दिया हुआ है तो इसके बारे में भूल जाएंगे। लेकिन ये Q1 Q2 हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसके वैल्यू के कारण ये चेंज करेगा। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गया तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये वैल्यू कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, मतलब ये हुआ माय डियर कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में R दिया हुआ है, तो R अब चेंज नहीं हो सकता है, तो फिर फोर्स भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके कारण फोर्स चेंज हो सकता है क्योंकि हमें चार्ज नहीं दिया हुआ है, ओके। तो यहां से देखिए, सिंपल सी बात है माय डियर, यहां से फोर्स मैक्सिमम हो सकता है। फोर्स मैक्सिमम होगा कब? व्हेन Q1 भी मैक्सिमम हो और Q2 भी मैक्सिमम हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर Q1 मैक्सिमम हो जाए, Q2 भी मैक्सिमम हो जाए, तो फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन हमें मैक्सिमम फोर्स तो नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स कब होगा? व्हेन, जब आपका ये भी मिनिमम हो जाए और ये भी मिनिमम हो जाए। व्हेन Q1 इज मिनिमम एंड Q2 इज ऑल्सो मिनिमम। बात समझ में आ गया? मतलब यदि दोनों पॉइंट चार्ज का वैल्यू मिनिमम हो, सबसे कम पॉइंट चार्ज हो, वहां पर उसका मैग्नीट्यूड काफी कम हो, तो फोर्स भी वहां पर क्या होगा? दोनों के बीच में काफी कम होगा। R के साथ तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि R तो हमने कांस्टेंट ले लिया है, फिक्स ले लिया है कि बाबू R तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब तुम फोर्स के बारे में बताओ। तो फोर्स तो माय डियर दो चीज के कारण चेंज करता है, एक तो प्रोडक्ट के कारण ऑफ चार्ज और एक तो डिस्टेंस के कारण। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि डिस्टेंस तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो फिर फोर्स किसके कारण चेंज होगा? प्रोडक्ट ऑफ डिस्चार्ज के कारण। तो अगर डिस्चार्ज आपका मिनिमम हो जाए दोनों, तो फिर आपका फोर्स मिनिमम होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, अब यहां से देखिए, चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है ये आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होता है माय डियर? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। इससे कम तो चार्ज नहीं होता है, इससे ज़्यादा जो भी चार्ज देखते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 4 से, 5 से, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू चार्ज का कितना होता है? यही होता है। दैट मीन्स माय डियर, सो यानी Q1 और Q2 का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, और सबसे कम चार्ज तो ये होता है। यानी Q1 किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और Q2 भी कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लीजिए, आपका Q1 Q2 पता चल गया। आपको Q1 Q2 पता चल गया, डिस्टेंस तो पहले से ही मालूम है, Q1 Q2 भी पता चल गया। तो क्या अब फोर्स निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, और वो फोर्स मिनिमम होगा।
क्यों? क्योंकि चार्ज मिनिमम है तो फोर्स भी मिनिमम होगा। आइए माय डियर, सो आप जानते हैं फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। अब तो आप जानते हैं कि बस फॉर्मूला पुटिंग है, बस पुट कीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसका वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, R², R कितना है 10⁻²। आप यूनिट चेक कर सकते हैं, आइए चेक कर देते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब नीचे है मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया? न्यूटन बच रहा है, दैट मीन्स ये न्यूटन में होगा। और वैसे भी हम फोर्स निकाल रहे हैं तो हम जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है, दैट मीन्स हमने जो वैल्यू पुट किया है वो सही पुट किया है। अब बस आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, बस आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए माय डियर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे सो F विल बी 9 × 1.6 × 1.6, 9 × 1.6 × 1.6, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 ये दोनों ऊपर जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ एंड 10⁹, 10⁻13 हो गया 13, और ये हो गया 10⁻−38, तो -38 और 13 -25, सो 10⁻−25 न्यूटन। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको फोर्स का वैल्यू आ चुका है माय डियर, फोर्स का वैल्यू आपको मिल चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था माय डियर, ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ओके। तो चलिए माय डियर, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और यदि आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।